शाहजहां के उत्तराधिकारियों को जानने से पहले आप शाहजहां के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लो। इसकी पत्नी कौन थी? तो भैया आप कहोगे इसकी पत्नी का नाम था मुमताज। क्या था भैया? मुमताज महल लिख दूं, चलेगा? दौड़ेगा। मुमताज महल। और इसी मुमताज को अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने शाहजहां की पत्नी का नाम जान लिया। और शाहजहां ने क्या बनवाया था भैया? लाल किला बनवाया था। शाहजहां ने और क्या बनवाया था? ताज महल बनवाया था। और ताजमहल किसके लिए बनवाया था? इसी मुमताज के लिए बनवाया था, है ना? बहुत ज्यादा प्रेम करता था और प्रेम की निशानी के रूप में ताजमहल खड़ा कर दिया। अब साहित्य वगैरह को आप पढ़ोगे तो इस पर बहुत ज्यादा डिबेट वगैरह चलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि गरीबों का मजाक उड़ाया गया है, कुछ लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी अपनी परीक्षा को ध्यान में रखकर पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कहानियों में नहीं उलझेंगे, बहुत ज्यादा किस्सों वगैरह में नहीं उलझेंगे। बस हम सीधा का सीधा यह देखने का प्रयास करेंगे क्या पूछा जा सकता है, किस तरह से पूछा जा सकता है। क्लियर इतनी बातें? तो ये बातें आप समझ गए। अब आइए बात करते हैं शाहजहां के उत्तराधिकारी के बारे में, शाहजहां के पुत्रों के बारे में। वैसे तो आप देखोगे शाहजहां के लगभग 14 पुत्र पुत्रियां होती हैं, जिनमें से कई सारे पुत्र पुत्रियां मर जाते हैं, प्रभु को प्यारे हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और उनमें से कुछ जीवित बचते हैं, जिनमें इसकी सबसे बड़ी बेटी थी जहां आरा। जहां आरा का जन्म 1614 ईस्वी में हुआ था। फिर शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, जिसका जन्म हुआ था 1615 ईस्वी में। यह पंजाब का प्रशासक था, लेकिन यह मुगल दरबार में रहता था। कहां रहता था? मुगल दरबार में रहता था। यानी कि अपने पिता के पास ज्यादा रह रहा है, तो इसीलिए इसके पिता इससे सर्वाधिक प्रेम करते हैं और शाहजहां चाहते हैं कि मेरा बेटा दारा शिकोह गद्दी पर बैठे शासक बने। लेकिन एक बार शाहजहां बीमार हो जाता है अपने अंतिम दिनों में, तो दारा शिकोह अपने अन्य भाइयों के पास मैसेज नहीं देता है। और ऐसे में इसके सारे भाई गुस्सा हो जाते हैं और फिर उत्तराधिकार का युद्ध चालू हो जाता है, सब लोग विद्रोह कर देते हैं। किस्सा समझ में आ गया, है ना? और इसके पिता इसे क्यों बनाना चाहते हैं? और आप देखोगे तो ये काफी योग्य भी था। अगर इसके हाथों में सत्ता जाती तो हो सकता है कि मुगल साम्राज्य और काफी टाइम तक फलता फूलता, उसका पतन और काफी टाइम लगता होने में, है ना? और इसका अगला बेटा है शाह सुजा। शाह सुजा का जन्म 1616 में हो रहा है और यह बंगाल का सूबेदार था। क्लियर? फिर इसकी अगली बेटी रोशन आरा 1617 में पैदा होती है। आप देखोगे लगातार जो है शाहजहां डाउनलोड पे डाउनलोड हर फाइल किए जा रहा है। फिर अगला नंबर आता है औरंगजेब का। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था ये आपको ध्यान रखना है, और औरंगजेब कहां का सूबेदार था ये आपको याद रखना है। अब आपको पता चल गया कि औरंगजेब किसका बेटा है? शाहजहां का बेटा है। औरंगजेब की मम्मी कौन है? मुमताज है। क्लियर? क्लियर इतनी बातें? अगली इसकी बेटी है मुराद, बेटी नहीं बेटा है, मुराद बख्श। इसका जन्म 1621 में होता है, ये गुजरात का सूबेदार होता है। अगला इसकी बेटी है गौहन आरा। गौहन आरा का जन्म 1631 में होता है। तो आपसे या तो ये पूछा जा सकता है कि शाहजहां की पुत्रियों के नाम बताओ, शाहजहां के पुत्रों के बारे में बताओ, पुत्रों का नाम बताओ। तो आपके पास शाहजहां के पुत्र और पुत्रियों का नाम यहां पर दे दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है औरंगजेब की बहनों का नाम बताओ, तो जहां आरा आपको नाम लेना है, फिर आपको नाम लेना है रोशन आरा और गौहन आरा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है औरंगजेब के भाइयों का नाम बताओ, दारा, शाह सुजा और मुराद। तो आपको ये नाम लेने हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो आप समझ सकते हो कि इस पीपीटी से कितने क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। और इस तरह से जो चीजों को पढ़ेगा वही यकीनन शानदार करेगा। आगे
आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया? तो आपका उत्तर होगा औरंगजेब। क्या होगा? औरंगजेब। पहला राज्याभिषेक इसने 1658 में कराया था, जो कि आपका दिल्ली में हुआ था। दूसरा राज्याभिषेक इसने 1 साल बाद करवाया था, जो कि आगरा में हुआ था। क्लियर इतनी बातें? तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने किसने 2 बार राज्याभिषेक, है ना, 2 बार राज्याभिषेक करवाया? कौन कौन कौन? औरंगजेब। औरंगजेब। और जैसे ही इसने गद्दी प्राप्त किया, जैसे ही इसने सिंहासन हासिल किया, वैसे उपाधि लेना प्रारंभ करेगा और पहली उपाधि लेगा आलमगीर की। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आलमगीर की उपाधि किसने धारण की? तो आपको कहना है औरंगजेब। किसने? औरंगजेब। और आपसे कहा जाएगा कि विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की, तब भी आपको नाम लेना है औरंगजेब का। किसका नाम लेना है? औरंगजेब का। और आपसे एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब के शासन में क्या था? तो आप कहना उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। शाहजहां के अंतिम दिनों में क्या चल रहा था? उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। तो यहां इसके जो भी भाई हैं, इन सभी भाइयों को औरंगजेब हराएगा और कहीं ना कहीं उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब सबसे आगे निकल जाएगा और गद्दी पर बैठेगा। गद्दी पर ऐसे ये आसान तरीके से नहीं बैठ जाएगा, ये मुराद को मारेगा, है ना, शाह को मारेगा, लास्ट में दारा सिकोह को पराजित करेगा और तब जाके गद्दी पर बैठेगा। है ना, गद्दी पर बैठना कोई पापड़ बनाने जितना आसान नहीं है ना, कोई मैगी बनाने जितना आसान नहीं है। इन्होंने मार पीट के ही एक दूसरे को तब जाके गद्दी हासिल किया है। आगे अब देखो, ये सादा रहन सहन या सादा जीवन व्यतीत करता था, इसीलिए इसे जिंदा पीर, शाही दरवेश कहते थे। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? किसे शाही दरवेश के नाम से जाना जाता है? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? क्लियर? ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, जो भी मैं कहूं पूछा जा सकता है, चाहे मैं स्टार लगाऊं, हाईलाइट करने को कहूं या ना कहूं, बस मेरे मुंह से अगर निकल गया भैया ये पूछा जा सकता है, तुरंत आप उसे रट लो, याद कर लो। क्लियर? और आप देखोगे औरंगजेब लगभग 50 वर्षों तक शासन करता है और इस 50 वर्ष को अगर हम 2 भागों में बांटें तो लगभग 25 वर्ष यह उत्तर भारत में रहता है, दक्षिण भारत पर यह अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किए रहता है, अपने एक वायसराय को दक्षिण में बिठाए रहता है और 25 वर्षों तक शुरुआत के ये उत्तर भारत में ही रहता है। फिर इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अकबर द्वितीय। वह विद्रोह करता है, विद्रोह करने के बाद राजपूतों के पास जाता है, राजपूतों से होते हुए फिर मराठों के पास जाता है और मराठों के पास से ईरान भाग जाता है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वह विद्रोह करके भागता है, उसी के चक्कर में औरंगजेब भी उसका पीछा करते हुए निकल जाता है और दक्कन तो चला जाता है, लेकिन जीवित लौटकर नहीं आ पाता है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आर्थिक खर्चा हो जाता है, बहुत ज्यादा पैसा वगैरह बर्बाद कर देता है, जिससे मुगल साम्राज्य के पतन की भी शुरुआत होती है। वैसे औरंगजेब का काल मुगल साम्राज्य का पतन ही है। मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब के काल से शुरू हो जाता है और आगे के वर्षों में और भी मुगल साम्राज्य पतन की ओर चलते जाता है, चलते जाता है। क्लियर? तो वही चीज यहां पर लिखा गया है इसके शासनकाल के बारे में। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी मृत्यु कब हुई? क्या पूछा जाएगा? इसकी मृत्यु कब हुई? तो आपको कहना है 1707 में। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसे हम मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली शासक कह सकते हैं? तो आपको उत्तर देना है औरंगजेब। क्या उत्तर दोगे? औरंगजेब। बात पर गौर करना, मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली अंतिम शासक, तब आपको औरंगजेब का नाम लेना है।
और मुगल काल का अंतिम शासक कौन है? बहादुर शाह जफर है। यहां शक्तिशाली की बात की जा रही है, जब शक्तिशाली की बात आएगी तो नाम आएगा औरंगजेब की। तो 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तर मुगल काल कब से माना जाता है? तो आपको कहना है उत्तर मुगल काल 1707 से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 1707 से शुरू होता है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और ये जो अकबर दुसरका है, ये विद्रोह करके कब भागता है? तो 1681 में भागता है विद्रोह करके। क्लियर? जो मैं कहानी बोल रहा हूं वह भी आपके ध्यान में होना चाहिए, वह भी आपके जहन में होना चाहिए। और एग्जामिनर को भी जाके बता दो कि बाबू तुम जितना भी कठिन क्वेश्चन बना सकते हो बना लो। हम एक एक क्वेश्चन को पूरी गहराई से करके आए हैं, सारी चीजों को पूरी गहराई के साथ पढ़ के आए हैं। आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे हम ऐसे चुटकियों में उड़ा के चले जाएंगे। और यकीन मानना, पहला पेपर होने के बाद आप इन चर्चाओं को ढूंढते हुए आओगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। आइए देखते हैं भैया, स्थापत्य के क्षेत्र में इसने कौन से झंडे गाड़ दिए। वैसे तो आप औरंगजेब के काल को देखोगे तो इसके काल में काफी कुछ चीजें प्रतिबंधित कर दी जाती हैं, उन पर रोक लगा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी कुछ चीजें चलती रहती हैं। उसी में से आप स्थापत्य देखोगे। क्या देखोगे? स्थापत्य है ना, स्थापत्य। तो इसने औरंगाबाद में, कहा भैया? औरंगाबाद में अपनी बेगम, जिसका नाम है रबिया उद दौरानी। तो आपको पता चल गया रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। रबिया उद दौरानी किसकी पत्नी है? किसकी है? जल्दी जल्दी से बताओ, किसकी पत्नी है? आपकी? बताओ भैया, रबिया उद दौरानी किसकी पत्नी है? आपकी? आपकी नहीं, औरंगजेब की है ना, औरंगजेब की पत्नी है। इसके लिए औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया। क्या बनवाया भैया? बीबी का मकबरा। एक बार थोड़ा सा रुकिएगा, पानी पी लिया जाए भाई, गला बैठ रहा है। क्या बनवाया? रबिया उद दौरानी के लिए औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे दूसरे ताजमहल की संज्ञा दी जाती है ना, द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है। भले ही द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है, भले ही इसने ताजमहल बनाने का प्रयास किया, लेकिन शाहजहां के मुकाबले इसका ताजमहल फीका पड़ गया, है ना। हो सकता है सस्ते मजदूर इसने रखे हो सकता है पैसा वगैरह की कमी आ गया हो, इसलिए जो असली वाला ताजमहल यानी कि शाहजहां वाला फेमस हो गया, इसका वाला नहीं फेमस हो पाया। कॉपी तो करने का प्रयास किया लेकिन सही से कॉपी नहीं कर पाया। जो दिल्ली स्थित लाल किला है उसके अंदर इसने मोती मस्जिद बनवाया था, और लाहौर में इसने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये दोनों बातें आप नोट कर लीजिए। क्लियर? ये सारी चीजें आप नोट करते चलिए। साहित्य और कला, आप देखोगे जब ये सिंहासन पर बैठता है तो शासन के 12वें 13वें वर्ष में ये संगीत वगैरह पर पाबंदी लगा देता है, लेकिन यह स्वयं बहुत बढ़िया अच्छा खासा वीणा वादक था, वीणा बजाता था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संगीत पर पाबंदी किसने लगवाया? तो आपको नाम लेना है खतरनाक शासक का, औरंगजेब का। और आपसे पूछा जा सकता है कौन इनमें से वीणा वादक था, तब आपको कहना है औरंगजेबवा रहा। आगे देखो, औरंगजेब ने ईश्वरदास नागर को संरक्षण दिया, जिन्होंने फतुहात ए आलमगीरी, कहीं कहीं इसे फतवा फतवा है ना, कहीं कहीं इसे फतवा, कहीं कहीं इसे फुतवा है ना, कहीं कहीं इसे फतवा, कहीं कहीं इसे फुतवा, और कहीं कहीं फुतुहात ए आलमगीरी। तो चाहे
फुतुहात ए आलमगीरी, चाहे फतुहात ए आलमगीरी, चाहे फतवा ए आलमगीरी, चाहे फुतवा ए आलमगीरी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आप समझ जाना बात इसी की हो रही है। और यह जो किताब है, यह जो किताब है, यह इस्लामी संहिता है। इस्लामी संहिता या कानून से संबंधित किताब है। इस्लामी संहिता या आप कह लो कानून, है ना। इस्लामी संहिता या कानून से संबंधित किताब है, यह भी बात आपको पता होनी चाहिए। और इसकी रचना ईश्वरदास नागर जी हो रहे हैं, यानी कि ये कौन है भैया, हिंदू हैं। तो ऐसे में यह भी आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लो। क्लियर, ये बातें नोट कर लो, आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे आलमगीर नामा, आलमगीर नामा किसने लिखा, मोहम्मद काजिम ने लिखा। कहीं कहीं काजिम भी दे दिया जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, टिक्का मार के चले आना है, ये भी नोट कर लो। मुंतखाब उल लुआब, इसे लिखा है शफीक खान ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। मासीर आलमगीरी, इसे साकी मुस्तैद खान ने लिखा है। और आप देखोगे मुगल सेवा में एक बुंदेला अधिकारी होते हैं, जिनका नाम होता है भीमसेन बुरहानपुरी। इन्होंने एक रचना किया जिसका नाम है नुस्खाए दिलखुश। अच्छा नाम है, याद कैसे हो रहा है देखो, नुस्खाए दिलखुश, नुस्खाए दिलखुश, नुस्खाए दिलखुश। तो भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखा नुस्खाए दिल खुश। भीमसेन भैया हिंदू हैं, इसीलिए यह भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर, हाँ। आगे बढ़ो। इसकी धार्मिक नीति, धार्मिक रूप से यह था कट्टर। कैसा था भैया, कट्टर था। और इसकी धार्मिक कट्टरता ने इसे डुबो दिया, और यही मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण भी बनता है। मुगल पतन का मुख्य कारण, मुख्य कारण ये बनता है। और दूसरा बनता है कमजोर उत्तराधिकारी, जो कि उत्तर मुगल काल पर अप्लाई होगा। तो उत्तर मुगल काल की मुख्य विशेषता हो जाएगी कमजोर उत्तराधिकारी। क्या हो जाएगी, कमजोर उत्तराधिकारी। तो धार्मिक रूप से ये बहुत ज्यादा कट्टर था, और यही जो है इसके साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बन जाती है। क्लियर, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए गहनता वाले में चला गया आपका एग्जामिनर, है ना। जैसे अभी याद नहीं आ रहा है, अगर याद आ जाएगा तो मैं बाद में बताऊंगा, है ना। जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे समस्या समाधान वगैरह हो गया, या कोई गहन बातें हो गई, तो अगर ऐसे क्षेत्र में आपका एग्जामिनर गया तो यहां से क्वेश्चन उठा लेगा। क्लियर, तो ये सब बातें आपको भैया पता होनी चाहिए। आप देखोगे 1663 में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर इसने पुनः शुरू कर दिया। क्या कर दिया भैया, पुनः शुरू कर दिया। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, हिंदू तीर्थ यात्रा कर पुनः किसने शुरू किया। तो आपको कहना है औरंगजेब। क्या कहोगे, औरंगजेब। क्या कहोगे, औरंगजेब। क्लियर इतनी बातें। और तीर्थ यात्रा कर इसने पुनः क्यों शुरू किया, कब शुरू किया, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको कहना है 1663। और कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा कर फिर से शुरू करने का मेन मकसद यही रहा होगा कि हमें पैसा और ज्यादा मिले, और कहीं ना कहीं ये हिंदुओं वगैरह से नफरत कर रहा होगा, ये भी तो कारण हो सकता है। और यही सब जो है आगे चल के टकराव उत्पन्न करेगी, यही सब चल के आगे विद्रोह उत्पन्न करेंगे। कहीं ना कहीं आप इस बिंदु को मुगल साम्राज्य के पतन में या औरंगजेब के पतन में शामिल कर सकते हो। तो वही मैंने बताया, है ना। आप एक नंबर नोट कर लीजिए यहाँ पे, 80, 81, 78, 58, 16। 80, 81, 78, 58, 16। इस पर आप सभी व्हाट्सएप करेंगे, जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े होंगे वो, क्योंकि मैंने जो है ऐसे ही 60-70 क्वेश्चन चयनित करके रखे हुए हैं।
जो आप इन सब चीजों को पढ़ोगे और एक बार उन क्वेश्चनों को देख लोगे तो आपको आसानी से बिना पढ़े समझ में आ जाएंगे, ताकि अगर आपकी परीक्षा में उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए तो आप आसानी से कर ले जाओगे। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, बीच बीच में बताते जा रहा हूं कि इसके अंदर का क्या फैक्ट हो सकता है, लेकिन कभी कभी जो है दिमाग से काफी चीजें उतर जाती हैं। तो ऐसे में एक बार आपको उन क्वेश्चनों को देखना है, तो आप क्या करना, इसी पर व्हाट्सअप करिएगा, इसी पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे। 60-70 क्वेश्चन है, उसी को आपको देखना है और उसी के रास्ते आपका होगा कल्याण। क्लियर? आगे बढ़ो। 1665 में इसने हिंदू और मुस्लिमों पर अलग अलग सीमा शुल्क लगाया। तो ये तो मुझे उतना खास नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसे भी नोट कर सकते हो। आगे बढ़ो। 1668 में हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगा दी। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था इसके टाइम पर काफी चीजें हमें प्रतिबंधित होती हुई ही दिखेंगी। तो हिंदू त्योहारों पर भी यह पाबंदी लगा देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह अपने इस्लामी धर्म को लेकर कितना कट्टर है। इस्लामी धर्म को लेकर कितना कट्टर है। तो यही सब क्या करेंगे भैया, विद्रोहों को जन्म देंगे। और जब विद्रोह होगा तो क्या होगा, मुगल साम्राज्य का पतन होगा। और क्या होगा, जब युद्ध वगैरह करेंगे तो कर पैसा बढ़ेगा, लगेगा, हाँ जरूर लगेगा। क्लियर? और आप देखोगे भैया 1669 ईस्वी में मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा दे दी, जिसके रास्ते आप बनारस देखोगे और गुजरात देखोगे और मथुरा को देखोगे। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, बनारस, गुजरात और मथुरा के मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किसने किया? तो तुरंत आपको कहना है औरंगजेब। और कब तोड़ने का आदेश दिया, तब आपको ये डेट बताना पड़ेगा। क्लियर? भैया बिना पढ़े कुछ भी नहीं होने वाला है और इस बार आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप पास हो सकते हैं। क्योंकि मैं काफी वर्षों से देख रहा हूं, बच्चे केवल सीरीज ले लेते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और वही जाके लिख के चले आते थे। ऐसे में आपको अंक मिल जाता था, आप लिख के चले आते थे, लेकिन इस बार आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप सही करके आओगे उतना ही आपको मिलेगा। और भैया जजिया कर, जजिया कर पुनः किसने शुरू किया? तो आपको नाम बताना है औरंगजेब का। और पुनः कब शुरू किया? तो आपको क्या कहना है, 1679। क्या कहोगे? 1679। आगे बढ़ो। इस प्रकार धार्मिक नीतियों ने भी विद्रोहों का एक आधार तैयार किया। इसकी धार्मिक नीतियों ने क्या किया भैया, विद्रोहों का एक आधार तय किया। और आपको पता है जब विद्रोह होगा तो कहीं ना कहीं लड़ाई होगी और कर वगैरह बढ़ाए जाएंगे। जब लड़ाई होगी तो पैसा खर्च होगा, है ना। मान लीजिए कोई एक पार्टी हार जाती है, कोई एक पार्टी जीत जाती है, तो उससे कर वगैरह लिया जाएगा, तो फिर और विद्रोह बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं विद्रोहों से पतन का रास्ता खुलेगा और पैसे वगैरह बर्बाद होंगे। और जब पैसे बर्बाद होंगे तो आर्थिक स्थिति भी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ेगी तो क्या होगा, फिर कहो पतन होगा। तो देखो भैया कहानी कैसे एक दूसरे से ऐसे घूमते हुए आ रही है। तो आप इन सब चीजों को पढ़ोगे, लेकिन जो उसके अंदर का मैटर है, मटेरियल है, वो आप जल्दी से नहीं निकाल पाओगे। तो इसी आधार पर मैंने 60-70 क्वेश्चन रखे हुए हैं, जो आपको उस तरीके से दे दिया जाएगा जो मैंने अभी बताया था व्हाट्सएप के जरिए। ये हो गया, समझ गए इतनी बात? भैया जजिया वाला याद जरूर रखिएगा, क्योंकि यह पूछा जा सकता है। इसके पहले भी मैंने एक बार ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, उस पर मैंने पूरा बता दिया था, क्लियरिटी के साथ बता दिया था। आगे राजपूत नीति। राजपूत नीति भी उतनी सही इसके टाइम पर नहीं थी, है ना, अच्छी नहीं थी। राजपूत नीति अच्छी नहीं थी। इसके टाइम पर राजपूत क्या हो गए थे, विद्रोही हो गए थे।
और राजपूत विद्रोही क्यों हुए थे? क्योंकि यह राजपूतों के आंतरिक मामलों में दखल देता था। आंतरिक मामलों, आंतरिक मामलों, आंतरिक मामलों में क्या करता था भैया? दखल देता था। अब आंतरिक मामलों में दखल देगा तो राजपूत इसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, इसको पटक पटक के मारेंगे। तो वही सारी आप बातें यहाँ पर देख सकते हो। राजपूतों के आंतरिक मामलों में दखल देने के कारण राजपूत विद्रोही हो गए थे। मारवाड़ में दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजपूत नीति कैसी थी? तो ये आपको 2-3 पॉइंट जो मैंने लिख के बताया, यही जो है आपको क्लियर कर देना है। और आपसे पूछा जाएगा मारवाड़ की तरफ से विद्रोह किसने किया था? तो आपको नाम बताना है दुर्गादास। वहीं मेवाड़ में राणा राज सिंह ने जजिया के विरुद्ध क्या किया था भैया? विद्रोह किया था। तो आपको दुर्गादास का नाम याद रखना है और राणा राज सिंह का नाम याद रखना है मारवाड़ विद्रोह के लिए। अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में आएगा जाट विद्रोह। देखो, जाट विद्रोह 1600 कितना भैया 69 में शुरू हुआ और लगभग ये 1685 तक चला। तो डेट तो मुझे नहीं लग रहा है कि पूछी जाएगी। क्लियर? आपसे यह पूछा जा सकता है कि जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपको कहना है जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल, राजाराम और चूड़ामन। क्या कहोगे? चूड़ामन। ये जो राजाराम जाट हैं, यहाँ अकबर के मकबरे को तहस नहस करके रख देते हैं। कुछ इतिहासकार तो ऐसे कहते हैं कि अकबर का जो शव था उसको निकाल के जला दिया, बहुत सारा कुछ कहते हैं। तो आपको उन सब चीजों में नहीं उलझना है, बस आपको यहाँ सिंपल सा एक लाइन हाँ ये लिखी है, इसी को देख लेना है ना। फालतू की चीजों में आपको नहीं उलझना है, ठीक है? नहीं तो मार्केट में आप देखे होंगे, व्हाट्सएप पर पढ़े हुए लोग आ जाते हैं, व्हाट्सएप वाली बकलोली करते रहते हैं, पता कुछ भी नहीं होता, फेंक देते हैं कुछ भी। तो व्हाट्सएप से संबंधित जो भी बकलोल हैं, समझ में आ रही है? व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के पढ़े बकलोलों से आप सावधान रहिए, तभी आप फायदे में रहोगे। और ये जो जाट विद्रोह हो रहा है, इसका क्षेत्र क्या है? तो आपको कहना है मथुरा, आगरा, भरतपुर के आसपास। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जाट विद्रोह का नेतृत्व है ना, जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और क्षेत्र कौन कौन सा था? ये आपको 2-3 चीजें नोट रखना है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो सतनामी विद्रोह है, ये 1672 में होता है, किसी किसी किताब में 73 भी दिया गया है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है इसका क्षेत्र क्या था और ये जो सतनामी है यह कौन थे? ये जो सतनामी है यह कौन थे? तो आप कहना मुख्यतः ये लोग किसान या कारीगर, किसी किसी किताब में किसान, कृषक, कारीगर वगैरह भी दिया है। तो मान लीजिए किसान के साथ कारीगर शब्द भी जुड़ के आया है, तो आप समझ जाइएगा कि बात सतनामियों की ही हो रही है। तो सतनामी मुख्यतः किसान थे, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। और सतनामी विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और अपना सिलेबस उठा के देखो, ये सारी बातें अच्छी तरह से मेंशन की गई हैं, लगा के दी गई हैं। आगे बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह 1671 में होता है। चंपत राय और छत्रसाल इसमें प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में आपको दिख जाएंगे। अफगान विद्रोह। अफगान विद्रोह मुझे नहीं लग रहा है कि पूछा जाएगा, तो लेकिन आप एक बार देख के जाइएगा। फिर आता है राजपूत विद्रोह। राजपूत विद्रोह में आप देखोगे मारवाड़ में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोहों को दबा दिया गया। तो राजपूत विद्रोह 1678 में होता है। ये क्षेत्र और व्यक्तित्व आपको पता होना चाहिए। मेवाड़ के राणा का विद्रोह 1681 में, ये आप चाहे याद करो और चाहे मत, शांति संधि के साथ हुआ। और अगला आपका है सिख विद्रोह। आपको पता है
जो 9वें सिख गुरु होते हैं जिनका नाम होता है गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को उनके 2 पुत्रों के साथ 1675 ईस्वी में, है ना, 1675 ईस्वी में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है, मृत्यु दंड दे दिया जाता है, जिसके चलते आगे 10वें सिख गुरु इसका नेतृत्व करते हैं। किसका? सिख विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। समझ में आ रही हैं बातें? आगे जफरनामा, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लो भैया, 9वें सिख गुरु को मृत्यु दंड किसने दिया? और जब 9वें सिख गुरु की मृत्यु हो जाती है उसके बाद सिख विद्रोह का नेतृत्व 10वें सिख गुरु संभालते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है जफरनामा क्या है? तो आपको कहना है यह गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा औरंगजेब को लिखा गया एक पत्र था जिसे नाम दिया गया जफरनामा। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा औरंगजेब के दक्षिण या दक्कन अभियान। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बीजापुर गोलकुंडा को किसने अपने सत्ता में मिला लिया, किसने अपने साम्राज्य में मिला लिया? आपको कहना है औरंगजेब। और बीजापुर को कब मिलाया? 1686 में। गोलकुंडा को कब मिलाया? 1687 में। बीजापुर के जो शासक थे उनका क्या नाम था? सिकंदर आदिल शाही। सिकंदर आदिल शाही को पराजित करके कौन सा क्षेत्र छीना गया? कौन सा क्षेत्र मुगल साम्राज्य में मिलाया गया? बीजापुर। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप चाहे कुछ पढ़ के जाइएगा चाहे कुछ मत पढ़ के जाइएगा, ये दोनों जरूर पढ़ के जाइएगा। और अगर प्रभु ने चाहा तो ये दोनों के दोनों आपके पेपर में दिख सकते हैं पूरे क्लियर के साथ, 100% गारंटी के साथ। ये दोनों फैक्ट आपकी परीक्षा में दिख सकते हैं। क्लियर? हाँ, ये हो गया। आगे देखोगे 1689 में मराठा छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दक्षिण तक अपने शासन का प्रत्यक्ष प्रसार किया। अब क्या करेगा? ये प्रत्यक्ष प्रसार करेगा। तो संभाजी की मृत्यु को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर इस फिल्म वगैरह को लेकर और भी कई सारे मुद्दों को लेकर, है ना, सवाल उठाए जा रहे हैं। और अभी राजा शिवाजी नामक एक फिल्म आने वाली है ना, कोई शायद बना रहे हैं। तो हो सकता है ऐसे फैक्ट आपसे आपका एग्जामिनर पूछ ले। हालांकि पेपर वगैरह जहां तक मुझे लग रहा है बन गया होगा, लेकिन फिर भी आप याद करके जरूर जाइएगा भैया। आगे इसने कई सारे विजय अभियान किए। उन विजय अभियानों में आपको पुर्तगालियों वाला फैक्ट याद रखना है ना। 1666 में इसने पुर्तगालियों का दमन किया और इसने हुगली से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो संगीत, चित्रकला, झरोखा दर्शन वगैरह पर इसने क्या कर दिया भैया? पाबंदी लगा दिया। नैतिक संहिताओं और शरिया को कायम रखने के लिए मुहतसिब नियुक्त किए गए। मुहतसिब, ये भी भैया आप नोट कर लीजिए, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? और संगीत पर किसने पाबंदी लगाया? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लो। और ये सारी चीजें आप ध्यान में जरूर रखे रहिएगा। राहदारी अववाब, अववाब आपको पता होना चाहिए, एक प्रकार का टैक्स है। ये क्या है भैया? एक प्रकार का स्थानीय टैक्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप देखोगे जयसिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान करते हैं, यह भी आप नोट करे रहिएगा। आप देख रहे हो इसका काल संगीत वगैरह पर पाबंदी लगा रहा है, लेकिन फिर भी शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तक इसी के काल में लिखे गए। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। यही नहीं, औरंगजेब ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने? अभी पीछे मैंने आपको गुजरात बताया था, तो आप गुजरात से चीजों को नहीं समझ पाते, तो इसीलिए मैंने थोड़ा और भी डीप में जाके आपको बता दिया, ताकि आप इससे याद रख सको। एलोरा के कैलाश मंदिर, गुजरात, एलोरा, हाँ जो भी होगा आप देखे रहना।
औरंगजेब द्वारा अपने दो सर्वोच्च पद धारक, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, इसे काट दीजिए। मिर्जा राजा की उपाधि अभी मैंने पीछे बताया था, इसको काट दो, यहां से 2 बार छाप दिया है हमारे टाइपराइटर महोदय ने। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेवा में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ये देख लो भैया, है ना, औरंगजेब के शासनकाल में। अब आप समझ सकते हो, देख लो, काफी लोग आपको जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं, और भी बहुत सारा। अभी एक लोग कह रहे थे कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उनको हमें वर्तमान में बदला लेना चाहिए। अरे मूर्खों, अब तो समझ जाओ, इतिहास इसलिए होता है ताकि हम इतिहास की गलतियों को सुधार सकें, ना कि बदला लें। अब बताओ, आप इतने इतने प्रतिष्ठित लोग हो, इतने पढ़े लिखे लोग हो, इतिहास में जो भी गलतियां हुई हैं उनको वर्तमान में सुधारिए, ना कि उसका बदला लीजिए। तो एक एक से लोग आपको मिल जाएंगे, बेवकूफ से बेवकूफ। इन सब बेवकूफों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आप अपने से अपने मतलब रखिए, बस उतना बहुत है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था। जो आगरे का किला था, आप वहां से देखोगे तो ताजमहल दिखाई देता है। इसका पिता झरोकों से ताजमहल को निहारता था, और निहारते निहारते बिना खाए पिए बेचारा मर गया। यानी कि कहीं ना कहीं औरंगजेब ने अपने पिता को तड़पा तड़पा के मार डाला, तड़पा तड़पा कर मार डाला। बेचारा निहारता था ताजमहल को, अपनी प्रेमिका को याद करता रहा होगा, तड़पता रहा होगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस औरंगजेब नालायक ने अपने भाई का गला काट के क्या है इसके पिता का नाम, शाहजहां, शाहजहां के आगे भिजवा दिया था। बताओ, इतना नालायक आदमी अपने भाई का गला काट के अपने पिता को भेंट कर रहा है, और इतिहास में एक पक्ष इसे अच्छा बताता है। समझ सकते हो? अरे जो अपने पिता को तड़पा तड़पा के मार रहा है वो अच्छा हो सकता है? कतई नहीं। क्लियर? आगे, 1668 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतपुर की लड़ाई नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। तो आपसे यह पूछा जा सकता है, धर्मतपुर का युद्ध। वैसे आज मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए था, बहुत ज्यादा चीजों को समझाना नहीं चाहिए था, बस मुझे यही बताना चाहिए था क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके का पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीजों को बता दे रहा हूं, है ना। तो ये धर्मतपुर का युद्ध आपको याद रखना है, कब हुआ था, किनके मध्य हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था। जब इतना आप जान जाओगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना ले जाओगे। औरंगजेब की पुत्रियां, एक थी मेहरुन्निसा, जेबुन्निसा, जीतन्निसा, बदरुन्निसा, जुबादातुन्निसा। क्या नाम रखते हो यार, मतलब निशा निशा लगाया है, सही है, ये जुबादातु, इसका मतलब क्या होता होगा, बताओ क्या मतलब होता होगा। मेहरुन्निसा ये तो समझ में आता है, इसका कोई मतलब होता होगा। जेबुन्निसा, जीतन्निसा, बदरुन्निसा, कुछ मतलब भी निकालो भैया इसका, अजीब सा नाम रख देते हैं। और देखो, ये जो मुगल काल है या दिल्ली सल्तनत हो गया, इसमें आप देखोगे जो पुत्रियां होती हैं उनका जिक्र आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। और लगभग लगभग काफी इतिहासकार कहते हैं कि ये अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करते थे। ऐसा इसलिए ताकि इनकी पुत्रियों का अगर विवाह हो जाता तो इनके जो दामाद जी वगैरह होते हैं ये भी विद्रोह कर देते कि बाबू सत्ता पर तो हमरो अधिकार होना चाहिए। मान लीजिए बच्चा वगैरह हो गया तो भैया हमारा बाबू अगला सम्राट बनेगा, अगला शासक बनेगा। तो इसीलिए ऐसा सुनने में आता है कि ये लोग अपनी पुत्रियों का विवाह वगैरह नहीं करते। और आप इतिहास पढ़ोगे, मध्यकालीन इतिहास, तो उसमें देखोगे उधर दिल्ली सल्तनत में रजिया का नाम आता है, और कुछ ही कुछ महिलाओं का नाम देखने को मिलता है पुत्रियों में। क्लियर?
तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। औरंगजेब ने अपनी बड़ी बहन जहां आरा को साहिबात उल जमानी, अब ये क्या है भैया, साहिबात उल जमानी, तो अपनी बड़ी बहन जिसका नाम था जहां आरा उसको साहिबात उल जमानी की उपाधि देता है, और ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर इतनी बातें, ये आपसे पूछा जा सकता है। और जितना आपने नीली स्लाइड में देखा था वो तो आपको कंटेंट A1 का मिला ही था, लेकिन जो आप इस लाल पेज में कंटेंट को देख रहे हो यह आपके एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और भी जो वनडे एग्जाम होते हैं और भी तमाम बहुत सारी किताबों से सारी चीजों को निचोड़ कर लाया गया है। तो एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इसके बाहर से तो नहीं पूछ पाएगा, इसीलिए मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं कि क्वेश्चन यही आएंगे। आगे बढ़ो भैया। संत रामदास अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। हाँ भैया रहे होंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालिक थे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इनकी प्रसिद्धि औरंगजेब के काल में अधिक हुई, यहां से हमें मतलब है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है संत रामदास या समर्थ रामदास किसके समकालिक थे, तो आपको औरंगजेब बताना है। क्या बताओगे? औरंगजेब। वैसे तो ये जहांगीर, शाहजहां वगैरह सबके समकालीन थे, लेकिन औरंगजेब काल में इनकी प्रसिद्धि और ज्यादा हो गई, इसीलिए इनका संबंध आप बताइएगा। ये बताइएगा आप कि ये किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। क्लियर? और औरंगजेब का जो दीवान था उसका नाम था असद खां। क्या नाम था? असद खां। क्लियर? दारा सिकोह के बारे में दो बातें आपको जान लेना चाहिए, है ना। और देखो इतनी सारी गर्मी पड़ रही है और बहुत ज्यादा लंबी क्लास भी हो रही है, इसीलिए देखोगे आप पूरा हालत खराब हो चुका है गर्मी के चलते, है ना। तो इसीलिए आप देखोगे थोड़ा पढ़ाने में असहजता हो रही है ना। इस कमरे में जो है घुटन सी महसूस हो रही है ना, तो गर्मी है, आप समझ सकते हो। दारा सिकोह। दारा सिकोह हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, यानी कि इसने हिंदू धर्म ग्रंथों वगैरह को पढ़ डाला था। आप देखोगे उत्तराधिकार का जो अंतिम युद्ध होता है कब होता है? 1659 में होता है। और जब 1659 में होता है तो इस दारा सिकोह को औरंगजेब पराजित कर देता है और इसका कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद इसका जो सिर है वहां ताजमहल के आसपास या उसी परिसर में कहीं दफना देता है, या वहीं कहीं लगवा देता है, या कुछ भी कर देता है। और इसका जो धड़ है वो शायद, मुझे जहां तक लग रहा है, हुमायूं के मकबरे में दफना दिया जाता है जो कि दिल्ली में है। हाँ ये देखो लिखा गया है ताजमहल परिसर में, तथा धड़ को हुमायूं के मकबरे यानी कि दिल्ली में दफना दिया जाता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। किसके बारे में? दारा भैया के बारे में। अब यहां से शुरू होगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से पढ़िएगा, तभी आपको मजा आएगा। पढ़िए एक बार। भारत का अंतिम मुगल शासक किसे माना जाता है? और यहाँ एक चीज जरूर पढ़ लीजिएगा, शक्तिशाली पूछा जा रहा है। कौन पूछा जा रहा है? शक्तिशाली। तो भैया अकबर तो सेकंड, ये भी नहीं होगा, यो नहीं होगा, यो नहीं होगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछता भारत का अंतिम मुगल शासक किसे माना जाता है तो आपका हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड, जो जफर नाम से कविताएं करता था। क्लियर? यहां देखो राजस्थान में आमेर के निकट, ध्यान दो, राजस्थान में आमेर के निकट अप्रैल 1659 में देवराय या देवराई की लड़ाई में औरंगजेब ने किसे अंतिम रूप से पराजित
किया था। अभी हम दारा शिकोह के बारे में पढ़ के आए हैं। क्लियर? अभी हम कुछ समय पहले दारा शिकोह को पराजित करके आए हैं, बात करके आए हैं। तो ये तीनों तो नहीं होगा, आपका उत्तर हो जाएगा दारा शिकोह, है ना। तो राजस्थान के निकट आप देखोगे आमेर है, और आमेर के पास आप देखोगे अप्रैल 1659 में देवराय या देवराई की लड़ाई होती है। किनके बीच होती है? एक तरफ होता है औरंगजेब और दूसरी तरफ होता है दारा शिकोह। दारा शिकोह हार जाता है और हारने के बाद इसको निपटा दिया जाता है और औरंगजेब विजयी हो जाता है और गद्दी पर बैठ जाता है, यानी कि उत्तराधिकार का युद्ध यहीं से समाप्त माना जाता है। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कुतुब शाही वंश के शासन को समाप्त करने के लिए 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया? और मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आप एक क्वेश्चन दो देखोगे तो उससे आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, तो देख सकते हो। तो बताओ भैया, शाह सुजा पहले पराजित हो गया है, मुराद पहले पराजित हो गया है, दारा को निपटा दिया गया है, बचा कौन? औरंगजेब। लगाओ इसे, आगे बढ़ो। मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। अच्छा भैया, इस संधि के अनुसार शिवाजी को कितने किले मुगलों को सौंपना पड़ा? तो यहाँ आपको जो है काफी बातें मिल जा रही हैं। यही सब आपको रटना है, यही है दिमाग, और इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। क्लियर? तो जो आपकी ये पुरंदर की संधि है, ये कब हुई ये पूछा जा सकता है, किनके मध्य हुई ये पूछा जा सकता है, और इसमें शिवाजी ने मुगलों को कितने किले सौंप दिए थे ये आपको बताना है। तो भैया 18 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, आपका सही हो जाएगा 23। 23 तो इन्होंने मुगलों को सौंप दिया और 12 इन्होंने रखा। 12 किलो को रखने का अनुमति इन्हें मिला, या इन्होंने 12 किलो को रख लिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्थिक कारणों को लेकर बात पर गौर करिएगा। आर्थिक कारणों को लेकर गोकुल, चूड़ामन, राजाराम, रामचेरा मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? तो भैया बुंदेला तो नहीं होगा, सतनामी, ये कौन थे भैया? किसान थे, या आप कह लो कारीगर थे, कारीगर थे, तो ये भी नहीं होगा। मुंडा का भी नामो निशान यहां नहीं लेना है। बचा कौन? जाट। मैंने आपको बताया था इनके बारे में। राजाराम जो है अकबर के मकबरे को, अकबर के मकबरे को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा जाट। और इसी पर अभी एक फिल्म भी आई थी जाट, आप सभी ने देखा होगा। निम्नलिखित में से शाहजहां के किस पुत्र ने आलमगीर विश्व विजेता जिंदा पीर शाही दरवेश की उपाधि धारण की? अकबर नहीं होगा, बाबर नहीं होगा, शाहजहां नहीं होगा, आपका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने जिंदा पीर विश्व विजेता आलमगीर शाही दरवेश की उपाधि धारण की। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रहा होगा। और देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए सारी चीजों को इक्के में मिला दिया है। आपसे और भी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे इनमें से कोई एक ही फैक्ट पूछा जा सकता है, लेकिन आपके लिए मैंने इतनी मेहनत करके अच्छे से क्वेश्चन तैयार करवा दिया है। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को उनके 2 पुत्रों के साथ वर्ष 1675 में मृत्यु दंड देने के लिए कौन सा मुगल शासक उत्तरदायी था? तो इसका सीधा साफ सुथरा जवाब हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन पूरे 1 रुपयों के लिए। महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर, जिसका पुराना नाम है औरंगाबाद, तो
आप देखोगे महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी महाराज नगर जो है उसका पूर्व नाम था औरंगाबाद, और इस औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी का एक मकबरा है। और औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम है? रबिया उद्दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम। इतना नाम कम था, देखो इतना नाम कम था जो यह दे दिया, बताओ। और हाँ, एक चीज और, आप गूगल वगैरह पर सर्च करके औरंगजेब का पूरा नाम याद कर लीजिएगा, पूरा नाम, ठीक है। अभी तुरंत सर्च करके जान लीजिएगा और रट लीजिएगा, क्लियर। तुरंत गूगल पर सर्च करो, औरंगजेब का पूरा नाम रट लो। तो महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी महाराज नगर, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद, उसमें औरंगजेब की पत्नी का मकबरा बनाया गया है, स्थित है। और इसकी पत्नी का क्या नाम था? रबिया उद्दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम, जिसका निर्माण 1651 से 61 ईस्वी तक चला। शुरुआत में कहीं ना कहीं औरंगजेब ने इसकी शुरुआत की होगी, नींव धरी होगी, और फिर इसका एक पुत्र होता है आजम, और इसी आजम के निर्देशन में संपन्न हुआ। और इस मकबरे को क्या नाम दिया जाता है? द्वितीय ताजमहल का नाम दिया जाता है। और वह मकबरा किस नाम से है? ताजमहल नहीं, शाह आलम, शाह बेगम का मकबरा नहीं, बुलंद दरवाजा नहीं, आपका हो जाएगा बीबी का मकबरा। मैंने पीछे पढ़ाया? हाँ, पढ़ाया। हाँ, तो इस तरह से इनमें से कोई एक फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ कई सारे फैक्ट को रखने का प्रयास किया, आपकी परीक्षा में कोई एक दो ही हो सकते हैं। क्लियर इतनी बातें?